व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन? हम वाटर कंजर्व कैसे करते हैं? बहुत सारे मेजर्स हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। क्या मेजर है? डू नॉट ड्रॉ एक्सेसिव वाटर, ठीक है। एक्सेसिव वाटर नहीं, अंडरग्राउंड वाटर लिख दीजिए। अंडरग्राउंड वाटर, डू नॉट ड्रॉ एक्सेसिव अंडरग्राउंड वाटर। पॉइंट इज इटसेल्फ क्लियर, कुछ मेंशनिंग की जरूरत है नहीं इसमें। बहुत ज़्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की नहीं ज़रूरत है, जितना काम है उतना ही निकालना है, ठीक है। काम हो जाए वाटर को वैसे ही छोड़ देना है, ऐसे नहीं कि अब पानी है मेरे इलाके में तो जितना मन चाहे उतना यूज़ करते रहें। आपको पता है, मैं एक फ़नी चीज़ बताता हूँ। देखिए बिहार साइड अगर आपको पता होगा, वेस्ट यूपी में या बिहार में, उधर ना काफ़ी सारे रिवर्स हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इफ़ यू नो, यमुना है, गंगा है, सोन है, ठीक है। और भी बहुत सारे रिवर्स हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, इनके पास पानी इतना ज़्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा है। मैं एक फनी सी बात बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, वो बिहार से ही था, तो अभी भी है, था नहीं। तो उसके यहाँ क्या होता है, जब कभी शादी होती है, ठीक है, तो शादी के जिस दिन, आज रात में शादी है, तो वो उनके यहाँ ना आज सुबह सुबह एक हैंड पंप बना देते हैं। मतलब इतना नज़दीक उनके ज़मीन से पानी है कि थोड़ा सा एक दो आदमी मिल करके गड्ढा करता है ज़मीन में और फिर पानी निकल जाता है और एक वहाँ पे टैप लगा देता है। मतलब अगर आज शाम में शादी है तो आज सुबह में उनके यहाँ बोरिंग हुई और बोरिंग से पानी निकला, शाम में लोग आएंगे, खाना खाएंगे और उसी पानी से सारा यूज़ करके चले जाएंगे, कल को बोरिंग बंद, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ वाटर इन इन दोज एरियाज। और भी काफी सारे एग्जांपल, इतना पानी है, मतलब बेवजह एक एक बकेट से कोई इंसान नहा सकता है, बाल्टी पे बाल्टी लिए जा रहे हैं, मतलब 15-20 बाल्टी से वो ले करके नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं। तो दिस इज द कंडीशन। तो ऐसा नहीं करना है हमें। वाटर को अगर कंजर्व करना है तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, ठीक है। डू नॉट ड्रॉ एक्सेसिव अंडरग्राउंड वाटर, यूज एज मच एज द रिक्वायरमेंट इज देयर, ठीक है। सेकेंड थिंग कि वी शुड इम्प्लीमेंट सम ऑफ द पॉलिसीज और सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन और यू कैन से सम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व वाटर। कौन कौन से मेथड्स हैं वो? सपोज टैपिंग ऑफ रेन वाटर इन वाटर रिजर्वॉइर्स, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से मेथड्स ये इंप्लीमेंट हुए हैं इंडिया में एक एक करके। ये क्या चीज़ है बेसिकली, कि रेन वाटर जो आता है उसको हम थोड़ा सा ना टैप करके कहीं पर वाटर रिजर्वॉयर में उसको कंटेन कर लें, ठीक है। मतलब कि एक छोटा सा गड्ढा टाइप या कुछ बना ले, या इसको ऐसा कुछ बना ले जिसमें कि रेन हो तो वहां पे थोड़ा इकट्ठा हो जाए, पॉन्ड टाइप जो होता है, कम्युनिटी पॉन्ड वगैरह, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू। उसके बाद फिर और हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? वी हैव मैनी मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करना है जब भी बारिश हो। यहां पर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है? यहां पर बारिश ही नहीं होती है, तो रेन वाटर क्या हार्वेस्ट करेंगे? साल में 3-4 बार बस बारिश होती है। चलिए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है। मैं कुछ कुछ अभी बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल यू कैन नोट डाउन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, फॉर एग्जांपल फलोदी, बिन्नेर, बीकानेर, ये सब में ना एक एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, अब नहीं पहले बनाया जाता था, दैट वाज कॉल्ड टंकाज, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका मेजरमेंट वगैरह सब दिया हुआ है, यू कैन रेफर देयर ऑल्सो।
सो टंकाज होता था उनके पास। टंका में क्या करते थे वो लोग, रूफ, ये दिस वाज एसोसिएटेड और यू कैन से दिस वाज द पार्ट ऑफ द this was the part of the well developed rooftop rain water harvesting। समझ आ रहा है? ये मैं थोड़ा सा एक फिगर बना करके आपको मैं आपको फिगर बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज दिस इज, ये देखिए, ये सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग का यहाँ पे खिड़की है, सिंपल सी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये टंका को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज बारिश हुई, ठीक है, इस बिल्डिंग में बारिश हुई और यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इन्होंने बना रखा है। यहाँ से एक पाइप जाएगा, इसी पानी को, जो इस चैनल के थ्रू पानी आएगा और ये अपने घर के अंदर, मेनली तो घर के अंदर ही होता था, ये अपने घर के अंदर ना एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं टंका। उसको जमीन को ना, मतलब हटा करके, जमीन को निकाल करके घर के अंदर एक टंका बनाएंगे, जिसको लीड वगैरह से या किसी चीज से ढक देंगे। इसमें पानी सारा का सारा ऊपर से आएगा और ये महीनों, कई बार तो 5-7 महीने तक ये जमा करके उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टंका, टंकाज। इसी टंका में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी आता है और वो लोग जमा करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर। उसके बाद कुछ एक वेज जो कि हमने प्रॉब्लम में देखा था, एक्सेसिव, क्या हमने देखा था, एक्सेसिव इरिगेशन। तो एक्सेसिव इरिगेशन को भी हमें रोकना है। तो एक्सेसिव इरिगेशन को रोकने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एडवांस irrigational methods. We can use advanced irrigational method. Can you tell me what are those advanced irrigational method? ये इसका पार्ट है। कौन से वो इरिगेशनल मेथड्स हैं, कौन कौन से सिस्टम है इरिगेशन के जो हम लोग को यूज करना चाहिए? You have read this. Tell me. ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, एडवांस इरिगेशन। हाँ, डू यू नो दिस? स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, और सेकंड क्या था, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन का क्या बनाने की जरूरत है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा कुछ होता है, सपोज कीजिए ये खेत सा है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पार्ट्स में बांट दिया, यहाँ पे हम लोग क्रॉप वगैरह को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और बीच बीच में हम लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं, जिससे उतना ही एरिया में पानी जाएगा और प्रॉपर पानी जाएगा। ऐसा नहीं कि पानी पूरा हट रहा है, निकलते जा रहा है, ठीक है, ये हो जाता है स्प्रिंकलर। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, हम एक पाइप सी बिछा देते हैं और जहां जहां पर रूट है केवल वहीं वहीं पर कुछ एक मतलब पॉइंट दे देते हैं, जहां से थोड़ा थोड़ा पानी रिसाव होते रहता है उस क्रॉप के रूट में। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। सो नोट इट डाउन, दीज आर द वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। लेट अस प्रोसीड देन, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी तक हमने मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन देखा। डू नॉट ड्रॉ एक्सेसिव वाटर,
अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है ये, या डू नॉट यूज एक्सेसिवली वेस्टेज ऑफ वाटर, उससे भी होती है। टैपिंग ऑफ रेन वाटर इन वाटर रिजर्वॉइड्स, ठीक है, रेन वाटर जो होता है उसको टैप कर लेना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टंकास, 2 मेथड्स बताए मैंने आपको। और भी अभी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी और 1-2 मेथड्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ एडवांस इरिगेशनल मेथड सो दैट द एक्सेसिव इरिगेशन the loss by excessive irrigation cannot take place. अब देखिए जो fifth thing that we are going to discuss in this is creating our next topic. अब हम लोग डिस्कस करेंगे डैम्स के बारे में कि डैम्स से भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। और चलिए डैम्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर गोइंग टू बी फिफ्थ पॉइंट। सो राइट डाउन डैम्स। डैम्स, दिस इज आवर फिफ्थ। डैम्स देखा है आपने कभी? डैम देखा है कभी? कभी डैम देखा है? कैसा होता है? सिर्फ वीडियो में देखा है। चलिए मैं डैम के बारे में सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं। दीज आर नॉट स्ट्रक्चर्स, ऐसे लिखते हैं, दीज आर नॉट स्ट्रक्चर्स रादर रिजर्वॉयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर डैम नहीं होता है कि हमने बहुत ज़्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, सीढ़ी वीढ़ी कुछ कुछ बना दिया, होता है ऑल्दो, बट दिस इज नॉट डैम। डैम इज नॉट नेसेसरली द स्ट्रक्चर। कोई ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा हो, अगर कोई फ्लो आ रहा हो वाटर का तो वहाँ पे जा करके थोड़ा सा जमा हो जाए, या रेन वाटर हो तो वहाँ पे थोड़ा जमा हो जाए, दैट इज सिंपली डैम। उसके बाद और कुछ डैम नहीं होता। सो डू नॉट थिंक कि डैम मतलब कोई स्ट्रक्चर, हैवी सा स्ट्रक्चर, फुल एडवांस टेक्निकल स्ट्रक्चर, ऐसा डैम नहीं होता है। डैम होता है कि हमने छोटा सा एक बना दिया है गड्ढा नुमा, या और कुछ, या नेचुरल भी हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरली आर्टिफिशियल, नेचुरल भी हो सकता है। दिस इज डैम। अब डैम करता क्या है देखिए, दिस इज अ वे ऑफ रेन वाटर मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, फिफ्थ पॉइंट। ये करता क्या है, इट कैन डायरेक्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट कैन डायरेक्ट, इट कैन रिटार्ड, और इट कैन obstruct the natural flow of water. It can direct, it can retard, it can obstruct the natural flow of water. सिंपल सी बात है। अगर सपोज कीजिए कि देखिए मैं थोड़ा सा आपको, ओह शिट सॉरी, अगर मैं थोड़ा सा अभी आपको ड्रॉ करके समझाऊं, सपोज यहां से एक रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर आई, यहां पे इस रिवर को क्या मिल गया, एक डैम सा कुछ मिल गया, ठीक है। तो रिवर आकर के इस डैम में जमा हो गई, यहाँ पे पानी जम गया बहुत ज़्यादा। इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर लेना अपने नोटबुक में। यहाँ पे एक पानी जमा हो गया, ठीक है। देखिए इस पानी के जमा होने से क्या होगा, और फिर इसमें हमने इम्बैंकमेंट वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है, मतलब नॉर्मल सा ये डैम है, नेचुरल डैम है। यहाँ पर क्या होगा कि एक तो वाटर आ रहा था रिवर इस तरफ से, यहाँ पे आके जमा हो गया, तो ये जो नेचुरल फ्लो था वो तो इसका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप पानी को किसी भी तरह से यू कैन डाइवर्ट इट। सपोज कीजिए ये पानी यहाँ पे जमा हो गया ना, अब इस पानी को हम इस एरिया में भेज सकते हैं, यस और नो। इस पानी ये यहाँ पे जमा है, आप यहाँ से भेज दीजिए किसी एक चैनल के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं। इट रिटार्ड इस, ये जो जिस नेचुरल फ्लो से वाटर यहाँ तक आ रहा था, सपोज कीजिए यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर वाटर की स्पीड थी, लेट अस सपोज, यहाँ पर आने के बाद 50 किलोमीटर ही रहेगी क्या वाटर की स्पीड, या फिर घटेगी, बताइए।
यहां पर पानी जमा है, व्हाट विल हैपन, कम होगी। दैट्स व्हाई वी से दैट द रिटार्डिंग ऑफ स्पीड, इसकी स्पीड रिटार्ड कर जाती है। ऑब्स्ट्रक्ट, सिंपल सी बात है, जब वाटर का नेचुरल जो लाइन है, नेचुरल फ्लो है, स्ट्रीम लाइन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज डैम। ठीक है, अब देखिए डैम का जो हेविली स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। यहां पे मैं लिखता हूं 6th पॉइंट, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट। इसको मल्टीपर्पस क्यों कहते हैं अभी मैं समझाऊंगा। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट मैं बताता हूं क्यों ये मल्टीपर्पस होता है। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट मतलब कि एक एक करके देखिए मल्टीपर्पस इसमें क्यों होता है, इसके काफी सारे फायदे होते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल इससे हम लोग क्या, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड टॉपिक में डिस्कस करते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। इसको मल्टीपर्पस क्यों कहते हैं, देखिए द फर्स्ट रीजन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, टरबाइन वगैरह लगा देते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद water is sent to the वाटर स्कार्स एरिया, जहां पे वाटर की कमी है। अभी मैंने बताया कि चैनल के थ्रू उस जगह पे पानी हम भेज सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो वाटर इज सेंट टू द वाटर स्कार्स एरिया, ये फायदा होता है इससे, वाटर अवेलेबिलिटी हर जगह हम इंश्योर कर सकते हैं। और थर्ड इससे फायदा क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल इरिगेशन फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को, उस लोकल एरिया के फार्मर्स को, ठीक है। डी पार्ट हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रीड डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल फिश। हम लोग वहां पे फिशरी की काफी अच्छी सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं फिशरीज की, जिसको पीसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। काफी तरह के ब्रीड को हम वहां पे, क्योंकि पानी जमा है, आप आसानी से वहां पर फिश को ब्रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम इससे क्या कर सकते हैं, देखिए ABCDE, यहां पे इनलैंड नेविगेशन हो सकता है, इनलैंड नेविगेशन क्या होता है मैं बताता हूं। ये रिक्रिएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और it also provides resting place to migratory birds। एक एक करके मैं सारी बातों को समझाता हूं। इनलैंड नेविगेशन क्या होता है समझिए, आर यू गेटिंग। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है ना। मैं अभी लास्ट ई पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करता हूं। इनलैंड नेविगेशन क्या होता है, सपोज कीजिए कि यहां पर डैम है, ठीक है। ये डैम हमने बना दिया, काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया ये। इस जगह पर भी हम नेविगेट कर सकते हैं इस वाटर के थ्रू, इस जगह पर भी हम नेविगेट कर सकते हैं वाटर के थ्रू, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी। तो हम चारों तरफ नेविगेट कर सकते हैं इस वाटर के थ्रू। अगर ये रिवर रहता तो रिवर में आप नेविगेट कितना कर सकते हैं, दैट इज द स्ट्रीम लाइन। आप या तो इस एरिया में जा सकते हैं या तो इस
you can't navigate so much, so this is the inland navigation. रिक्रिएशन फैसिलिटी, अब ये जगह पर है तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के लिए, थोड़ा सा रिक्रिएट करने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा है ना हवा वगैरह खाएंगे उधर जा करके, सुबह सुबह वहाँ टहलेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉक करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो दैट प्रोवाइड्स द रिक्रिएशन फैसिलिटी. कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी टुगेदरनेस वहाँ पे डेवलप किया जा सकता है. रेस्टिंग प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर बेल्ट होता है अलग अलग एरिया का. सब सपोज कीजिए एशिया के जो माइग्रेटरी बर्ड हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं बेसिकली, वो इसी सब जगहों पर जाते हैं, डैम्स में जाते हैं, वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बड़ा से स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जाकर के वो लोग लैंड करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टूरिज़्म स्पॉट डेवलप किया जा सकता है. जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारी कंट्री में जिस पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा जाता है. ठीक है, उसको वेटलैंड्स में भी उसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, अब देखिए ये सारे तो इसके फ़ायदे हो गए कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से इतने सारे फ़ायदे हैं. एक और बात, इतने सारे फ़ायदे की वजह से हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को पता है क्या कहा है, किस नाम से रिनाउंड किया है, कैन यू टेल मी? उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को किस नाम से एक्रोनिम दिया है, किस नाम से उसको पुकारते थे वो? दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो ऐसा क्यों कहते थे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? वो लोग ऐसा क्यों कहते थे, देखिए, बिकॉज इट इंटीग्रेट्स विलेज और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. इट इंटीग्रेट्स विलेज और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. मतलब कि अगर उनको प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो फिर विलेजर्स जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो अच्छे से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर होगी नहीं तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? गेटिंग इट? इस वजह से दिस होल स्ट्रक्चर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया ही इसलिए था कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का हो पाए बहुत ही लार्ज स्केल में. ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि इट इंटीग्रेट्स द विलेज और द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटीज ऑफ दीज थिंग्स. सो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए. इसके बाद वी विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ओके, देखिए एक छोटा सा इसमें थोड़ा सा छूट गया है, एक और आप नोट डाउन कर लीजिए. इसका एक और फायदा है, ई एफ, हाँ ई के बाद एफ ही है ना, एफ. ओके, इसका एक और छोटा सा फायदा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का कि इट कंट्रोल्स फ्लड. इट कंट्रोल्स फ्लड्स. ठीक है, इसमें एम्बैंकमेंट वगैरह बना देते हैं तो ये फ्लड को भी कंट्रोल कर देता है. इसको एक नोट डाउन कर लीजिए एफ पार्ट में. उसके बाद लेट अस सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. जितने ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं उतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स? क्या लगता है आपको कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे इसके? एक दो बताइए. एडवांटेजेस समझ में आया ना सारा?
यू हैव नोटेड डाउन इन योर नोटबुक। सारे के सारे एडवांटेजेस समझ में आ गए हैं। डिसएडवांटेजेस देखिए,